हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। टेस्ट नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। ये यूपी पीसीएस प्री 2025 और आरओ का जो पेंडिंग है पेपर 2023 का, इसके लिए हम लोग ये प्रश्न यहाँ पे सवाल करते हैं। इसके अभी तक 57 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 रहेगा और ये पूरा कंप्लीट रहेगा। इसमें जीएस पार्ट नंबर 3 रहेगा ये, और क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 58 से करना है। और जीएस के क्वेश्चन कहाँ तक रहते हैं? 140 तक। ठीक है। टेस्ट सीरीज तो बेसिकली ये आरओ की है ना। पैटर्न भाई ये 140 क्वेश्चन का, बट आपको प्री के लिए भी पढ़ना है भैया, है ना। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको कीजिए, रिवाइज कीजिए बढ़िया से। काफ़ी चीज़ें हम लोग और भी कवर करते हैं प्रश्न के अलावा, तो ठीक से हो जाता है और वो हेल्प करेगा आपको। आइए करते हैं फिर। 58 देखें, निम्नलिखित मूल अधिकारों में कौन सा केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। तो यार ये तो बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको तो बिल्कुल तुरंत कर देना चाहिए। फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 3 है। आर्टिकल कहाँ से है? 12 से 35 है। आर्टिकल 12 और 13 चूँकि फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन रेंज जो है फंडामेंटल राइट की वो 12 से 35 है। 12 में क्या है? 12 में स्टेट की परिभाषा है। ठीक है, स्टेट की परिभाषा। स्टेट का मतलब राज्य मत समझ लेना, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। यहाँ स्टेट का मतलब नेशन से है। ठीक है। और 13 में क्या है? 13 में जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। फिर आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं ओरिजिनल फंडामेंटल राइट जो है। अब देखो कुछ चीज़ें याद रखें, और कुछ चीज़ों में हम लोग पढ़ते हैं 15-16, है ना, 15-16, 19 और 29 और 30। ये जो आर्टिकल है ना 5, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है, ध्यान रखना। 15-16, 19, 29, 30। 15 में क्या है, क्या बोलता है आर्टिकल 15 में? प्रतिषेध है ना डिस्क्रिमिनेशन का, धर्म, कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी को, है ना, ये आर्टिकल 15 बोलता है। 16 में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 19 हम लोग जानते ही है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 19 में तो तमाम आर्टिकल है। और 29 से 30 ये धर्म से संबंधित है ना। और 29 और 30 जो हुआ ये कल्चर लैंग्वेज वाले हैं, है ना, राइट ऑफ माइनॉरिटी है। तो ये जो है ना 15-16, 19, 29, 30 हमेशा याद रखा करें, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। आप जब आर्टिकल संविधान में पढ़ेंगे ना, बियर एक्ट है ना आप लोगों के पास, बियर एक्ट में पढ़ेंगे और इसमें से कोई भी आर्टिकल आप उठा के पढ़ेंगे तो उसमें सिटीजन शब्द लिखा होगा। ठीक है। और इनके अलावा कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे आप 14 पढ़ेंगे या फिर 17 पढ़ेंगे या फिर 21 पढ़ेंगे या फिर 22 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इंडियन सिटीजन नहीं लिखा होगा, वहाँ पे व्यक्ति लिखा होगा। ठीक है, व्यक्ति। तो सिटीजन और व्यक्ति में बहुत फर्क है। जहाँ जिस भी फंडामेंटल राइट में व्यक्ति शब्द लिखा है, बियर एक्ट में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जिस भी आर्टिकल में व्यक्ति शब्द लिखा है, इसका मतलब है कि इंडियंस प्लस एलियंस के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। इसमें भारतीय सिटीजन भी आ जाते हैं व्यक्ति में, और विदेशी भी आ जाते हैं। लेकिन आप आर्टिकल 15-16, 19, 29, 30 पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिटीजन शब्द लिखा मिलेगा, नागरिक शब्द लिखा मिलेगा, वहाँ पे व्यक्ति शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए 4 ऑप्शन जो आपको आपके सामने दिख रहे हैं। डी ऑप्शन देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 29। ठीक है, ये आर्टिकल 29 लिखा है। और 29 क्या आपने पढ़ा अभी? 29 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप मैच करा लेना। बाकी ये जो 3 ऑप्शन लिखे हैं, ये 15-16, 29, 29-30 में से बिलोंग नहीं करते हैं, ये अलग आर्टिकल है। देखें 59 देखें, निम्नलिखित में से किस बाद में है अभिहित हुआ कि संविधान जनादेश पर अभिभावी होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि मैंडेट पर प्रिवेल कौन करेगा? मैंडेट पर प्रिवेल कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किस केस में आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? ये जयललिता वाले केस में आया था। ठीक है, जयललिता केस। इसको बोलते हैं बी आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज। बी आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 60 देखिए, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, WPA बोलते हैं इसे, WPA 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात उन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त है। शेड्यूल 1 का मतलब तो इन्होंने सही लिखा है। शेड्यूल 1 में जो भी स्पीसीज आती हैं, है ना, या फिर लिस्ट की गई हैं,
उन्हें फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है अनुसूची वन के अंतर्गत जो स्पीसीज रहती हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और गांगे डॉल्फिन को IUCN की जो रेड लिस्ट होती है इसमें संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये बात भी सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। चलिए एक होमवर्क कीजिए। डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब घोषित किया गया था? ईयर आपको बताना है। ठीक है, ईयर बताना है। देखें 61 ट्राइब्स और उनकी विशेषता। चलिए ट्राइब वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जौनसारी जो ट्राइब है इनकी विशेषता क्या है? बहुपति प्रथा, है ना। बी ऑप्शन है आप, ए इसका सेकंड हो जाएगा। थारू की विशेषता है ज्वाइंट फैमिली के साथ रहता है। भोटिया की विशेषता है ऋतु प्रवाह से करता है। और ये जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है ये रिचुअल कहाँ पे फॉलो की जाती है? बुक्शा में। ठीक है, बुक्शा में। अनुलोम प्रतिलोम समझते हैं? अनुलोम का मतलब है कि आपका जो वर्ण है, आप शादी जो कर रहे हैं निम्न वर्ण में कर रहे हैं। ठीक है, अपने वर्ण से निम्न वर्ण में शादी करना, विवाह करना, ये अनुलोम होता है। और प्रतिलोम का मतलब आप अपने वर्ण से ऊंचे वर्ण में ब्याह कर रहे हैं, ये प्रतिलोम होता है। तो ये फॉलो की जाती है रिचुअल बुक्सा ट्राइब के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2143 हो जाएगा, 2143 बी ऑप्शन। चलिए 62 देखें। सच्चाई हेतु एडन नहर निकाली गई है। फैक्चुअल क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। दामोदर नदी से एक बार क्वेश्चन PCS पूछा है, ये वाला क्वेश्चन PCS पूछा है। वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। 63 देखें। रेशम के टाइप भी हम लोगों ने PDF में कवर किए हुए हैं, है ना। करंट की PDF में सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो रेशम के पहले तो टाइप देख लीजिए। टाइप कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? टाइप देखो, एक ओक टसर है, एक मूंगा है, एक ट्रॉपिकल टसर है और एक सहतूत है। ये रेशम के प्रकार हैं। सहतूत रेशम का प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ट्रॉपिकल टसर रेशम का होता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। और मूंगा रेशम तो बहुत बेसिक है यार, है ना, असम में पाया जाता है। ओक टसर पाया जाता है। ओक टसर का जो प्रोडक्शन होता है ये मणिपुर में होता है। मणिपुर में। चारों फैक्ट याद रखें, चारों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। सहतूत रेशम प्रोडक्शन कर्नाटक, ट्रॉपिकल टसर झारखंड, ओक टसर मणिपुर, मूंगा रेशम असम। ठीक, चलिए ये मिलाते रहना। देखें 64 निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक मन्नार की खाड़ी में स्थित है? मैपिंग का क्वेश्चन है, पंबन द्वीप। चलिए 65 देखें। स्थान और नदी। ओरछा कहाँ पे भाई? ओरछा आप झांसी से छतरपुर वाले रोड पर जाएंगे तो आपको रास्ते में ओरछा मिलेगा। झांसी के पास में ही है लेकिन ये MP में बिलोंग करता है। ठीक है, MP से मतलब MP लग जाता है झांसी से थोड़ा सा। छतरपुर रोड पर जाएंगे तो आपको ओरछा दिख जाएगा। ओरछा में किला भी है ना, किला है। ओरछा से बगल से नदी निकली है, बेतवा रिवर। पंचप्रयाग हम लोग पढ़े हैं। बद्रीनाथ आप जानते हैं, अलकनंदा। ठीक है, और अयोध्या सरयू जानते ही हैं, ये भी सही है। फिरोजपुर जो है ये सतलज है, सतलज। पंजाब में है ना फिरोजपुर। सतलज रिवर, गंगा रिवर नहीं। पंजाब में गंगा नदी थोड़ी ना फ्लो करती है। फिरोजपुर हो जाएगा सतलज। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए 66 देखें। किस अनुच्छेद का संबंध नगर पालिकाओं में आरक्षण से है? पार्ट नंबर जल्दी से बताइए भैया। पार्ट नंबर 9 है कि 9A है या फिर 9B है? पार्ट नंबर 9 में यहाँ पे पंचायती हैं लेकिन ग्राम पंचायत है। 9A में क्या है? नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। 9B में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। यही ना है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? आर्टिकल पार्ट नंबर 9 में जाएंगे तो 243 से स्टार्ट हो जाता है ना। 243 से 243 जेड जी ये इसमें पूरा समझ जाता है। पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A। और अलग अलग देखना चाह रहे हैं तो पार्ट नंबर 9 के जो आर्टिकल हैं 243 से 243O तक हैं शायद, है ना। वेरीफाई करना है इसको BR एक्ट में देख के। और पार्ट नंबर 9A में आएंगे तो 243O के बाद क्या आता? P आता ना, तो P से स्टार्ट कर देना और 243 ZG तक चले जाना तो पूरा पार्ट नंबर 9A हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नगर पालिका वाले आर्टिकल, इसमें देखो जो भी आर्टिकल है O के बाद ही होंगे। ठीक है, O के बाद ही, O के बाद है ना।
तो ये जो रिजर्वेशन वाली जो बात है ये आर्टिकल 243 टी में है, ठीक है, टी में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, और अगर यहाँ पे पंचायतों की बात करें, पार्ट नंबर 9 वाली बात करें, तो यहाँ पे रिजर्वेशन कहाँ पे है, 243 डी में है, ठीक। चलिए 67 देखें, त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला पंचायत है, ये तीन स्तर होते हैं ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को क्षेत्र समिति भी बोलते हैं, और जिला पंचायत फिर है ही। ये पूछा है कहाँ पे नहीं है, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे नहीं है त्रिस्तरीय, तो यहाँ पे केरल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। वहाँ पे अलग तरीके की हैं पंचायतें, परिषदें, काम वैसे ही रहता है, बस नाम अलग है, ये समझ लीजिए। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे जनजातीय परिषदें ज़्यादा मिलती हैं, है ना, जनजातीय परिषद। और केरल में तो ये पंचायत समिति भी नहीं है, जिला पंचायत भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्राम पंचायत है। 68 देखें, निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस, यही हुआ ना, कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़े हैं। ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर लीगल बॉडी है, किस तरह की बॉडी है? तो जब भी सीबीसी की बात आती है तो एक समिति याद रखा करें, संथानम कमेटी, ठीक है, संथानम कमेटी 2003, है ना। सीबीसी एक्ट जो था वो 2003 का था, मैं एक्ट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। 2003 के एक्ट से इसको बनाया गया है, इसका मतलब एक ऐसी बॉडी हो गई, संसद ने बनाया ना अधिनियम से, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ये सांविधिक संस्था हो गई। लेकिन समिति ने तो सिफारिश बहुत पहले कर दी थी, है ना, 1964 में ही कर दी थी, तो स्थापना हो जाएगी 1964, ठीक है। तो सिफारिश के तहत स्थापना 1964 में, और स्टैट्यूटरी जो दर्जा है ये मिल गया था 2003 में। चलिए 69 देखें, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किस शेड्यूल में है, बताइए भैया। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60। प्रेसिडेंट साहब के आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं? आर्टिकल 52 से पढ़ते हो ना। पार्ट नंबर 5 कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है ना। 52 पढ़ते हो, 53 पढ़ते हो, 54 पढ़ते हो, है ना। फिर 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ते हो, ठीक है। तो चलिए इतना कीजिए, फिर करते हैं, आगे करते हैं, मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। देखिए 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीखेंगे हम लोग बढ़िया से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? संघीय शासन की इंग्लिश होती है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, या इन शॉर्ट बोल लीजिए फेडरल सिस्टम। तो यार देखिए, इंडियन पॉलिटी में आप लोग फेडरल सिस्टम भी पढ़े होंगे, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी पढ़े होंगे, इसके अलावा यूनिटरी जो सिस्टम होता है ना, यूनिटरी सिस्टम, ये भी पढ़ा होगा। इन तीनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, तब इस प्रश्न को आप लोग कर पाएंगे। तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं हम लोग फेडरल सिस्टम को। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर। एक एक शब्द अच्छे से समझना, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। इस शक्तियों का विभाजन किन किन में? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस अगर रीजनल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट का मतलब आप लोकल गवर्नमेंट बोल लीजिए, लोकल गवर्नमेंट। तो एक फीचर आप सेपरेशन ऑफ पावर का पढ़ेंगे, दूसरा फीचर पढ़ेंगे आप फेडरल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का जो वितरण है किन किन में, वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स भी प्रॉपर यहाँ पे रहता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से पहले यूनिटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। यूनिटरी सिस्टम का हिंदी मीनिंग होता है एकात्मक व्यवस्था। हिंदी मतलब होता है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक शब्द से साफ साफ समझ में आ रहा कि यहाँ पे जो पावर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पावर कैसी है? एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये पॉइंट एक संस्था भी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है ना, या फिर एक सिंगल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, सारी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में ही निहित हैं, उसे बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट होती हैं, ये सारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। प्लस यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी ये राज्यों के पास रहता ही नहीं है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आइए। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। आप क्या क्या देखते हैं?
अपने यहाँ जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है या फिर यूनिटरी सिस्टम है, ये भी अभी सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनको जानिए। आप सेपरेशन ऑफ पावर तो यहाँ पे भी देखते ही है भारत में, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं। शेड्यूल नंबर 7 पढ़ते हो, अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। यूनियन वालों के पास अपने सब्जेक्ट हैं काम करने के लिए, स्टेट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट हैं काम करने के लिए, है ना, और लोकल लेवल पर अलग सब्जेक्ट हैं काम करने के लिए। तो शक्तियों का विभाजन ही तो है ये। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी सेपरेशन ऑफ पावर रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर राज्यों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी दी गई है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो ना भाई, राज्यों के अलग आर्टिकल्स हैं, राज्यों को अलग सब्जेक्ट हैं काम करने के लिए, राज्य यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके पास अलग शक्तियाँ हैं काम करने की, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी भी स्टेट्स के पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, वो है एग्जीक्यूटिव जो रहती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये किसके अंडर में काम करती है, ये लेजिस्लेचर के अंडर में काम करती है, ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर के यानी संसद के अंडर का मतलब इसको अकाउंटेबल समझ लीजिए। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होती है यूनियन लेजिस्लेचर के प्रति। क्लियर है इतनी बात। अब इतनी जो विशेषताएं आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखी हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की भी विशेषता है और यहाँ पे फेडरल सिस्टम की आपने विशेषता देखी थी, है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा आपने, फेडरल सिस्टम में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स देखा। क्लियर है। तो इतने से तो ये समझ में आया कि हमारा भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल भी है और पार्लियामेंट्री भी है। इतना तो पता चल गया ना अभी। अगर हम कहें कि हमारे भारत का सिस्टम कुछ कुछ हद तक यूनिटरी सिस्टम भी है, तो ये बात गलत होगी? बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे भी हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट वीक हो जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मजबूत होना ही तो यूनिटरी सिस्टम है। तो आप इमरजेंसी वाले प्रोविज़न देखते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, है ना। यहाँ पे क्या है, ये सारे जो प्रोविज़न है इमरजेंसी के, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मजबूत हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारा भारत का जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, ये फेडरल सिस्टम भी है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, ये यूनिटरी सिस्टम भी है, यानी तीनों का मिक्सअप है ना, तीनों का मिक्सअप है। अब इस प्रश्न को कर लीजिए जल्दी। प्रश्न तो खैर दूसरा पूछा गया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था, इसलिए वजह से यहाँ पे मैंने आपको बताया। यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था पूछा है, फेडरल सिस्टम पूछा है। फेडरल सिस्टम का मतलब आप समझ लिए। तो फेडरल सिस्टम आपको ऑस्ट्रेलिया में भी दिख जाएगा, ब्राज़ील में भी दिख जाएगा, ठीक है। जापान में फेडरल सिस्टम नहीं है, यूनिटरी सिस्टम है। इटली में भी फेडरल सिस्टम नहीं है, यूनिटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्लियर है। चलिए 71 देखें। ये बहुत आसान है, आपको एक आर्टिकल 300A दिख रहा है ना, आर्टिकल 300A। ये क्या है भैया, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था, है ना, यहीं पे शिफ्ट किया गया ना। पहले कहाँ पे होता था, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट था। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ये इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, 300A में। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन जो लिखा है सेकंड में, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, यह है आर्टिकल 300A, ठीक है। तो बी का 2 हो गया, बी का 2 3 ऑप्शन में है, खैर आसान है इस वजह से 3 ऑप्शन में डाल दिया। अगर आपको आइडिया है 324 का, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं, है ना। तो इसके आसपास आर्टिकल देखिए 326 दिख रहा, तो कुछ कुछ हद तक तो आप हिंट से कर लेंगे ना कि 326 में जो होगा वो कुछ चुनाव इलेक्शन से संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 326 में क्या है, ये भाई मताधिकार है, वयस्क मताधिकार है, ठीक है। तो ये भूलने वाला आर्टिकल तो है नहीं। फिर भी अगर नहीं याद था तो इलेक्शन कमीशन तो याद ही रहता है 324 में, आप इससे यहाँ तक पहुँच सकते थे, ठीक है। तो डी का 4 हो जाएगा, बी का 2, डी का 4। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बाकी दोनों देखिए, आर्टिकल 265 में है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। और आर्टिकल 301 में है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। इसका मतलब ये सारे लाइन से लगे हुए हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन कर लेंगे।
चलिए 72 देखें। यार इस बार का जो PDF मार्केट से लाए हैं ना, इतना गंदा प्रिंट करके दिया है कि सारे पेजेस ना बेलर हैं। 72 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है रामसर स्थल तमिलनाडु में कौन सा स्थित है। ये करंट में अभी देखो अपडेट होते रहते हैं, करंट PDF में मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। वो सारी PDF सब पढ़ी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस करंट अफेयर्स के साथ साथ GS भी बहुत अच्छे से सीखते हैं। मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो पेड ग्रुप को प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप लोग भी परचेस कर लीजिए। अगर मन करे तो खरीद लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ। चलिए जल्दी से पहले तो होमवर्क कर लीजिए। टोटल जो हैं रामसर स्थल है ना, रामसर साइट्स, वो कितनी है कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, 85 हैं या फिर 89 हैं या फिर 86 हैं या फिर 91 है। कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तवा जलाशय जो है ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, लेकिन ये तमिलनाडु में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है। और नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य ये जो नए लेटेस्ट ऐड हुए हैं ना, उसी से क्वेश्चन ही बनाया है, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट रामसर स्थल हैं वो हैं 89। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। कितने हो गए कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। ये तमिलनाडु में टोटल कितने हैं बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पहले 18 थे, है ना, और 2 और शायद ऐड हुए हैं, तो 20 हो गए। थोड़ा इसको वेरीफाई कीजिएगा। टोटल 89 है। तवा कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश का है। चूँकि तमिलनाडु का पूछा था तो सेकंड हो जाएगा काजू बेली और नंजरायण, 2 और 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो नागी पक्षी अभ्यारण्य लिखा है, नागी पक्षी, ये बिहार का है, ठीक है, बिहार का। नागी लिखा है, मैं धुंधला दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नागी। चलिए 73 देखें, यहाँ पे पूछा है लॉस एंड डैमेज फंड। ये मार्च 25 सेकेंड वीक करंट अफेयर्स में मैं प्रोवाइड कराया हूँ। मैं यहाँ पे उस पेज को दिखा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक। चलिए उसी PDF पे ले चलता हूँ, पहले लॉस एंड डैमेज फंड पर। मैं पॉज कर लेना वीडियो, मैं इमेज इंसर्ट कर दे रहा हूँ उसी पेज का, ठीक है, जो PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो पॉज कर लीजिए और सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पहले कॉमन चीज़ें जो हैं वो बता दे रहे हैं। लॉस एंड डैमेज फंड जो है, इससे अभी USA ने विड्रॉ कर लिया, बाहर हो गया। अब USA पैसा ऐसा दे नहीं पाएगा किसी देश को, ठीक है, साफ साफ बोल दिया ट्रंप ने। तो LDF इसी वजह से न्यूज में था, तो इसको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन जरूर आएगा। USA ने अभी विड्रॉ किया, मैनेज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। मैनेज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन USA करता है। चलिए ठीक है, इतनी बात। दूसरी बात है कि इसका पर्पज़ क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड। तो जहाँ पे लॉस हुआ होगा जिन कंट्री उसको, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे लॉस हुआ है, जहाँ पे डैमेज हुआ है, डैमेज किससे, नेचुरल क्लैमिटीज से, है ना, प्राकृतिक आपदाएं तमाम आती रहती हैं, है ना। तो इन सब से डैमेज की जो क्षतिपूर्ति की जाती है वो LDF करता था, ठीक है, LDF फंड से किया जाता था। तो लॉस एंड डैमेज जरूरी नहीं है कि नेचुरल क्लैमिटीज से ही लॉस और डैमेज होगा तभी ये रिलीज करेगा फंड। एक कारण है, नेचुरल क्लैमिटीज से जो लॉस डैमेज हो रहा है, ठीक है, बाकी और भी तमाम कारण हो सकते हैं ना, और भी तमाम कारण हो सकते हैं लॉस एंड डैमेज के। अब जैसे यहाँ पे कोविड आ गया, तो कोविड ये नेचुरल क्लैमिटी तो है नहीं, है ना, प्राकृतिक आपदा तो है नहीं, तो इससे भी तो लॉस एंड डैमेज हुआ है काफ़ी कंट्रियों का। तो इससे भी LDF फंड रिलीज करेगा इन सब कंट्रीज़ को जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा। तो यहाँ पे जो D ऑप्शन लिखा है ना, यह कोष केवल चरम मौसमी घटनाओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। तो ऐसी बात नहीं है, केवल चरम मौसमी घटनाओं से ये चीज़ नहीं देखी जाती है, इसमें और भी कारण है। बाकी तीनों पॉइंट लिखे हैं, सही लिखे हैं, इनको पढ़िए, इनको सीखिए। UNFCCC के COP27 कहाँ पे हुआ था जल्दी से बताइए। मिस्र में हुआ था ना, ये इजिप्ट में, ये इजिप्ट में हुआ था, के दौरान 2022 में की गई थी। ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा नीचे लिखा तो है B पॉइंट में, COP27 का आयोजन मिस्र में हुआ था। पहली बात सही है, दूसरी बात भी सही है। विश्व बैंक LDF के अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, जो बताया ना, मैनेज कौन करता है इस LDF को, वर्ल्ड बैंक करता है। तीनों बातें यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। चलिए गलत पूछा था तो हो जाएगा D ऑप्शन। देखें 74। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, PDF पे दिखा दे रहा हूँ। PDF तो मैं स्कैन नहीं कर पाया हूँ यार, मैं कैमरे से ही दिखा रहा हूँ, डायरी पास में ही है, तो यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो पा रहा है, देखिए लॉस एंड डैमेज फंड मैं रीड कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर पाऊंगा। न्यूज में क्यों था, अमेरिका ने LDF से खुद को अलग कर लिया।
LDF है क्या? बढ़ते समुद्र स्तर, चरम मौसमी घटना से होने वाली क्षति का सामना करने वाले विकासशील देश या फिर जो आइलैंड कंट्रीज हैं, द्वीपीय देशों को विकसित देशों द्वारा वित्तीय समर्थन किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, और यहाँ पे क्या है, ये PDF मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद पेड को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। LDF को विश्व बैंक द्वारा मैनेज किया जाता है और LDF का गठन COP27 UNFCCC के जो होते हैं बैठक मीटिंग नंबर, ये जो ब्रैकेट में 2023 लगा, इसको वेरीफाई करके जल्दी से बताइए 2022 में हुआ था 27 या फिर 2023 में हुआ था? मिस्र की जगह कौन सी थी? शर्म अल शेख में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है। 74 देखें, यहाँ पे पूछा है CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो होता है जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षों का 16वां सम्मेलन जो है। देखो ये COP नंबर जो होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16, 17, 18, ये सब मीटिंग नंबर होते हैं। तो CBD अलग चीज़ है ना, UNFCCC की अलग मीटिंग होती है, उनको भी COP के नाम से ही मीटिंग नंबर पढ़ते हैं हम लोग। तो चाहे वो जैव विविधता पर कन्वेंशन हो या फिर क्लाइमेट चेंज वाला कन्वेंशन हो, सबके अलग अलग फंडे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैव विविधता का पूछा है। अभी जो लेटेस्ट है COP 16, ये कहाँ पे हुआ है? ये जो COP 16 हुआ था, ये 2024 में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स है और कैली में हुआ था। कैली जगह है कोलंबिया की। ठीक है, कोलंबिया की। PDF में सब कुछ कवर है, अक्टूबर नवंबर की PDF में आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन 75 निम्नलिखित में से कौन एक इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट समझते हैं आप लोग, है ना। यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा है तो देख लीजिए, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स जो है, ये कैसा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। उत्पाद शुल्क को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। जबकि निगम कर है, निगम कर तो ये डायरेक्ट लिया जाता है ना, कॉरपोरेशन से, कंपनियों से। तो ये जो कॉरपोरेट टैक्स है, ये है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। अब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये पूछा था ना, जो आप प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो बी ठीक है। चलिए 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर ये तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ठीक, कृषि आय पर कर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और ये भू राजस्व है ना, रजिस्ट्रेशन कराते हो, ज़मीन खरीदते हो, कहाँ पे जाते हो? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। लेकिन जो ये ऑप्शन लिखा है सी ऑप्शन, उपहार कर, उपहार कर का मतलब है गिफ्ट टैक्स। ये लेवी किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखें 77 क्या है यहाँ पे? विश्व बैंक का सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को सर्वप्रथम निम्न में से किसकी सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो बहुत सिंपल है, पहले आपको IMF के मेंबर बनना पड़ेगा। IMF के मेंबर बन जाओगे तो वर्ल्ड बैंक के बन जाओगे। ठीक, और रही भारत की बात, तो भारत तो फाउंडिंग मेंबर है ना, फाउंडिंग मेंबर है। हम लोग तो 1945 से ही मेंबर है, क्योंकि जब IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी तो ये तो 1944 में हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स, है ना, ब्रेटन वुड्स, वो जो कॉन्फ्रेंस थी, हम लोग भी उसमें शामिल थे और तभी से हम लोग फाउंडिंग मेंबर भी हैं। तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक से बनने से पहले मेंबरशिप किसकी होना चाहिए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। क्लियर? चलिए 78 देखें, निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होते हैं? प्रोटोजोआ से पूछा है। यहाँ पे देखो दो डिसीज इनके बारे में देखिए, पहले ट्रैकोमा और हर्पीस। ये डिसीज जो है ये आई डिसीज़ है। ठीक है, ट्रैकोमा आई डिसीज है और हर्पीस जो है ये स्किन डिसीज है, ध्यान रखना। ठीक है, स्किन डिजीज। ट्रैकोमा होती है ये बैक्टीरिया से, ये डेटा याद रख, सॉरी फैक्ट याद रखना है। ठीक है, ट्रैकोमा बैक्टीरियल डिसीज है और हर्पीस ये वायरल डिसीज है। बाकी जो प्रोटोजोआ लिखा है, प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है? मलेरिया और काला आजार। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैकोमा हर्पीस भी ध्यान रखना। प्रकाश की गति से तेज चलने वाला कण, पार्टिकल क्या कहलाते हैं? बताइए। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं टैक्यान। ठीक है, टैक्यान। 80 में देखिए, निम्न में से किसने भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा है कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है? देखो यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं, ये हमने आपको सिखाया है कि फेडरल क्या चीज़ है और मजबूत केंद्र का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? ये यूनिटरी है। एक तरह से यही हुआ ना, ये यूनिटरी फीचर भी लिख दिया साथ में और फेडरल भी लिख दिया, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें फेडरल फेडरल यहाँ पे विशेषताएं दिखती हैं, फेडरल की भी और यूनिटरी सिस्टम की भी विशेषताएं दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिटरी ज़्यादा मजबूत है, ये किसने कहा था? मजबूत केंद्र के साथ संघ है, ये बोला गया था आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ठीक है, आइवर जेनिंग्स के द्वारा, ध्यान रखना। अलग अलग ये जो आपको एक्सपर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं,
इनकी अलग अलग बातें भी हैं और पूछा जाता भी है प्रश्न। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन है, इन्होंने कोऑपरेटिव यहाँ पे सिस्टम की बात की थी। ठीक है, कोऑपरेटिव, मैं यहाँ पे शब्द लिख दे रहा हूँ, पूछा जाता है कोऑपरेटिव यूनियन। अगर पूछा जाए कि किसने भारतीय शासन व्यवस्था को कोऑपरेटिव यूनियन का दर्जा दिया, तब ग्रेनविल ऑस्टिन लगा देना। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आइवर जेनिंग्स है। देखें 81, कुछ संस्थाएं हैं और स्थापना मैच करा दीजिए जल्दी से। सबसे आसान कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है 1993 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, हम लोग पढ़ते हैं, तो ये तो सही मैच है। अंतर राज्यीय परिषद जो है इनको बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल। इसके सामने लिखा है 1990, बिल्कुल करेक्ट मैच है। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये 1965 नहीं है, ये 1964 है। ठीक, ये गलत हो गया, 1993 देख लिया। और सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ये भी ठीक है। बताइए किसकी सिफारिश पर सीबीआई का गठन किया गया था, कमेंट करके बताइएगा। देखें 82, पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए भाई, आप 2003 पे चलिए, 2003 चलिए, और 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2003 में, पहले एक कमीशन हुआ करता था, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, ये पूरे कमीशन का नाम था। मतलब एससी और एसटी दोनों का ही कमीशन, एक सिंगल बॉडी हुआ करती थी, इसको बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। लेकिन इसका विभाजन हो गया, इस कमीशन का विभाजन हो गया 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। किस में विभाजन हो गया? नेशनल कमीशन फॉर एससी अलग बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग बना दिया। ठीक, तो विभाजन हुआ 2003 में। अब चूंकि एक्ट का नंबर 2003 है, एक्ट का जो ईयर है वो 2003 है, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंस में पूछा है, तो एग्जिस्टेंस में कब आएगा भैया? एक साल और बढ़ा दो, कुछ दिन बाद आ गया था 2004 में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। बाकी चीज़ें ये जो सेपरेशन वाली बात है और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये नंबर याद रखना है, 89 था। ठीक, और एक और कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, है ना, इनके 3 के आर्टिकल भी सेपरेट पूछे जाते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है ये किस आर्टिकल में? 338 में है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी ये 338 ए में है, और नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी ये 338 बी में। ठीक है, ये 3 आर्टिकल याद रखना, पूछे जाता है। देखें 83, निम्नलिखित में से किस एक में क्लोरोफिल पाया जाता है? कवक यानी फंजाई, फंजाई में भैया क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस ए कर नहीं पाएगा, खुद से खाना नहीं बना पाएगा। तभी तो डिपेंड रहता है किस पर? शैवाल पर। शैवाल यानी एलगी, एलगी के पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, तो कवक का और शैवाल का मिलन, है ना, देखते रहते होंगे लाइकेन के रूप में। तो फंजाई में भी नहीं होता है क्लोरोफिल, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है। परजीवी पौधे में क्यों क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल होता तो फोटोसिंथेसिस कर लेता, अपना खाना खुद बना देता, है ना, खुद बना लेता, तो फिर वो परजीवी नहीं होता ना। परजीवी ही इसलिए है क्योंकि वो खाना नहीं बना पाता, उसको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? युगलीना, युगलीना के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। देखें 84, यहाँ पर सातवाहन वंश के बारे में बताना है और असत्य बताना है। पहली बात लिखिए, इस वंश की स्थापना सिमुक ने, इतनी बात तो सही है, सिमुक ने की थी। ठीक है, सिमुक ने की थी। आगे लिखा है सिमुक ने सुंग वंश का शासक जो सुशर्मन था उसकी हत्या करके की थी। तो सुशर्मन तक भी सही है, लेकिन ये सुंग वंश लिख दिया ना, तो ये गलत हो गया। सुंग वंश का थोड़ी ना था सुशर्मन, ये कंड वंश का था। ठीक है, कंड वंश का, ये गलत हो गया। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है नाना घाट पुड़िया अभिलेख, ये सातकर्णी जो थे ना शासक, सातकर्णी, इनसे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बात भी गलत हो गई, दोनों बातें गलत हैं और गलत ही पूछा था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, देखो 85 में क्या है, कैपिटल पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स पीडीएफ में भी हम लोग कवर करते रहते हैं। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया करेक्ट है, हेती इंपॉर्टेंट है मार्क करना। पोर्टो प्रिंस ये भी करेक्ट है। मंगोलिया की तो बहुत आसान है, उलन बटोर, ये भी करेक्ट है। लिब्रेविले तो बहुत फेमस कैपिटल है यार, है ना, ये तो गबन की कैपिटल है ना, गबन की, ना कि ग्रेनेडा, ग्रेनेडा की कैपिटल है सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो 86 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है? कुचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर, या फिर बैड कंडक्टर बोल लीजिए, बैड कंडक्टर, जिसमें से बिजली फ्लो नहीं करती है वो कुचालक है। तो कुचालक और सुचालक जो पढ़ते हैं हम लोग, एक तो हीट के केस में पढ़ते हैं और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के केस में पढ़ते हैं, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे वुड की बात करूँ, है ना, लकड़ी की बात करूँ, तो लकड़ी में से क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसा
ये कंडक्टर हुआ, बैड कंडक्टर हुआ ना, या फिर नॉन कंडक्टर बोल लीजिए, ये नॉन कंडक्टर है। हाँ, लेकिन लकड़ी सूखी होना चाहिए। अब यही केस अगर हीट के बारे में बात करें, हीट, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, आप यहाँ पे हीट सोर्स दिए हैं एक कोने पर, तो ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये लास्ट वाला कोना भी गर्म हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसका मतलब है लकड़ी जो है वो हीट का कंडक्टर तो है, लेकिन बेकार वाला कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। इसको पूरी तरीके से नॉन कंडक्टर भी नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अवरक दिख रहा। अवरक की इंग्लिश होती है माइका। माइका का सबसे बड़ा यूज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वाली फील्ड में तो है, लेकिन आइसोलेटर के फॉर्म में होता है ना। आइसोलेटर बोल लीजिए, सही भाषा में बोले तो इंसुलेटर बोल लीजिए। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो माइका जो होता है वो बिजली का कुचालक है, लेकिन ताप का सुचालक होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। समझ आया? चलिए 87 देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? इसको याद रखना है आपको, कृषि शाख, इंग्लिश होती है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 88 देखें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको एफडीआई भी बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या डीएफआई बोल लीजिए, एफडीआई बोल लीजिए, एक ही बात है। यानी ये जो विदेशी लोग हैं वो किसी कंट्री में अगर निवेश करते हैं, उसी के बारे में पूछा जा रहा। अब यहाँ पे चूँकि भारत के बारे में ही अगर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये फॉरेनर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो भैया फॉरेनर कंपनीज आए यहाँ पे, है ना, फॉरेन कंपनीज आए इंडिया में और कुछ बड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर खरीद लिया, अपना कोई कंपनी का कारखाना खोल लिया, है ना, रोज़गार भी मिल गए लोगों को। यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का यहाँ पे शोरूम खोल लिया, है ना, यहाँ पे टेस्ला खोल लिया। तो ये क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या? ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ना, फिजिकल प्रॉपर्टी। मान लो उसने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई कारखाना नहीं खोला, लेकिन इंडिया के मार्केट में उसने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया तो स्ट्रक्चर तो बन नहीं जाएगा, उसका जो मनी का फॉर्म है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो यहाँ पे तो कोई रोज़गार वगैरह मिलेगा नहीं, उसका प्रॉफिट होगा वो निकल के सेल करके अपने स्टॉक भाग जाएगा। तो वास्तव में आपको ये जो इन्वेस्टमेंट दिख रही है ना फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में, है ना, इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट दिख रही है किसी फॉरेनर की, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो तरीके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहली बात क्या लिखी है? पहली बात है अब संरचनात्मक होता है, ये आपने देख लिया, अब संरचनात्मक भी देख लिया, ठीक है, कारखाने देख लिए, कंपनी देख लिया, शोरूम देख लिए। दूसरा है इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, यही तो भौतिक पूंजी है ना, यही तो भौतिक पूंजी है ना। तीसरा है अल्पकालिक निवेश होता है, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अल्पकालिक आप स्टॉक मार्केट वाला सोच सकते हैं कि जब प्रॉफिट होगा तो वो सेल करके निकल लेगा, लेकिन मान लो एफडीआई के फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट है, कारखाना कोई खोला है ना, कोई कंपनी खोला है, तो ये अल्पकालिक तो नहीं होता है, कम से कम 5 साल 10 साल तो वो चलाएगा ही, ठीक है। तो ये अल्पकालिक कहाँ होगा? तो यहाँ पे सी बात गलत हो जाएगी। और चौथी बात है इसका आय और रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होगा तो भाई रोजगार मिलेगा, है ना, भारत के लोगों को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, गलत पूछा था तो गलत हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ आया? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखें निम्नलिखित में से कौन सा जैविक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है? बायोटेक कम्युनिटी। पुरानी पीडीएफ देखिए, सॉरी पुराने वीडियोस देखिए, 2022 की टेस्ट सीरीज, 2023 की टेस्ट सीरीज, बहुत बढ़िया से समझाया गया है और बहुत अच्छा आप जीएस भी वहाँ पे अपना रिकवर कर सकते हैं। इसको आप बायोलॉजिकल कम्युनिटी समझिए, ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इससे पहले ना आपको यार पूरा चार्ट आपको बताना पड़ेगा। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कई बार वैसे डिस्कस किया है, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट जल्दी से बता दे रहा हूँ। बिल्कुल शुरुआत किस तरह से चलें, तो सबसे पहले आप स्पीसीज देखते हो, ठीक है, स्पीसीज। इससे पहले भी जाएंगे तो सेल्स वगैरह होता है, अब उतना अंदर नहीं जाना है, आप यहीं से स्पीसीज से पकड़िए। स्पीसीज के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो पॉपुलेशन का होता है, ठीक है, पॉपुलेशन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, इस तरह पूछा जाता है, स्पीसीज, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद फिर कम्युनिटी। जो क्वेश्चन पूछा है आपसे ये कम्युनिटी पे पूछा है, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं इसको। कम्युनिटी से आगे बढ़ेंगे आपको तो फिर इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के आगे बढ़ेंगे तो इससे बड़ा क्या होता है? बायोम होता है। बायोम से बड़ा क्या होता है? बायोस्फीयर हो गया, ठीक है।
बायोस्फीयर। पहला लेवल क्या है? स्पीसीज का। सिंपल है, स्पीसीज से क्या समझ में आता कि कोई एक स्पीसीज होगी, ठीक है। जैसे एक क्षेत्र ले लिया, यहाँ पे एक ही जानवर है जिसका नाम है टाइगर। वो टाइगर भी हो सकता है, वो हाथी भी हो सकता है, वो लायन भी हो सकता है। मान लीजिए अभी टाइगर है और एक स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है? एक है, एक टाइगर है, तो इसे बोलेंगे स्पीसीज। इसके आगे चलेंगे आप तो आपको दूसरा लेवल आएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या है? इन्हीं टाइगर की संख्या आपको बढ़ा देना है ना, बढ़ा दी हमने, तो ये हो गया पॉपुलेशन। सारी चीज़ें ठीक से समझना। मैं टाइगर का एग्जांपल लिया हूँ, आप यहाँ पे कोई भी एक जानवर रख लीजिए। इसके आगे चलिए, पॉपुलेशन के आगे कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे टाइगर भी हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लॉइन भी हैं, इसके अलावा यहाँ पे हाइनाज भी हैं, इसके अलावा यहाँ पे हिरन भी हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में आपको मान लो हाथी भी दिख जाए, तो आपको देखो टाइगर भी दिख गया, आपको लॉयन भी दिख गया, आपको हाइना भी दिख गया, आपको ये जो भी स्पीसीज़ थी, जो भी नाम लिया था इसका, कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, तो इसे बोला जाता है कम्युनिटी। और ये आपस में इनका इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो इंट्रैक्शन होता ही है। यहाँ पे एक स्पीसीज़ हिरन थी ना, तो शिकार है, वो शेर का शिकार है, टाइगर का शिकार है, जो भी मांसाहारी जीव है उसका शिकार है हिरन, तो इंटरेक्शन हो रहा। तो बहुत सारी स्पीसीज़ भी हैं और आपस में इंटरेक्शन भी हो रहा, ठीक है। बाकी फ्लोरा तो रहेगा ही, फ्लोरा मतलब वो सब पेड़ पौधे और घास के मैदान, ये सब तो रहेगा ही। इसको बोलते हैं कम्युनिटी। अब इकोसिस्टम पे आ जाइए, तो इकोसिस्टम तो यार समझाने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, आपको बस इसी का क्षेत्र बढ़ा देना है तो इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और इसी का और क्षेत्र बढ़ा दिया तो ये बायोम बन गया। फिर बायोस्फीयर पे आ जाइए, तो भैया एक पूरा ग्लोब ही ले लो, एक ग्लोब खुद एक बायोस्फीयर है, ये पृथ्वी खुद एक बायोस्फीयर है। समझ में आया? तो ये लेवल रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, मैं अभी यहाँ पे इन शॉर्ट बताया हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत बारीकी से समझने में अभी समय लगता, तो उतना समय है नहीं। वैसे मैं पुरानी टेस्ट सीरीज में अच्छे से किया हूँ, वहाँ पे आपको टाइम दे के सारी चीज़ें बढ़िया से समझाया गया। समय हो तो कभी देखना, देख लोगे तो सीख जाओगे काफ़ी चीज़ें। अब एक एक ऑप्शन को पकड़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बायोटिक कम्युनिटी के बारे में पूछा था ना, आपने देख लिया था, बहुत सारी स्पीसीज हैं एक क्षेत्र में, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे जानवर हैं उसमें। एक क्षेत्र में समान प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया, ये बात सही है कि गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। समान प्रकार की प्रजातियां कहाँ हैं? एक टाइगर था भाई, हाथी भी था, हाइना भी था, हिरन भी था, है ना। तो ये समान प्रकार तो नहीं है, अलग अलग प्रजातियां लिखना था यहाँ पे, तब सही होता है। ये बात तो गलत हो गई। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या सही है, और परस्पर क्रिया, यही हुआ ना सही। सी ऑप्शन पढ़िए, भिन्न भिन्न क्षेत्र में एक समान प्रजातियों की संख्या। समान प्रजातियां तो देखते ही गलत कर दो, ठीक है। समान प्रजातियां तब माना जाता है जब ये पॉपुलेशन के बारे में पूछते, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में पूछते तब यहाँ पे जाके सही होता। और डी ऑप्शन में भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया। क्षेत्र भिन्न भिन्न नहीं है, क्षेत्र हम लोग एक ही काउंट कर रहे थे, ठीक है, क्षेत्र एक ही काउंट कर रहे थे। इन शॉर्ट में 2 लाइन में बता दे रहा हूँ दोनों में फ़र्क। जैसे अगर बायोटिक कम्युनिटी की बात हो तो कम्युनिटी में हम लोगों ने क्या देखा था? सिर्फ प्लांट्स देखा था, एनिमल देखा था, फंजाई देखा था, है ना। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको देखा जाता है एक स्पेसिफिक एरिया में, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करें। स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे कीवर्ड है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक एरिया में बोल रहा हूँ बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में, लेकिन जैसे ही बायोम की बात करते हैं तो बायोम में फिर स्पेसिफिक एरिया वाली बात नहीं रह जाती। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए 90 देखिए, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे यहाँ 2 एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज 2 हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना की गई थी 1992। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये समिति भी याद रखना, फेरवानी कमेटी थी एक, फेरवानी समिति, इसकी सिफारिश पर की गई थी एनएसई की स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर मुंबई में। चलिए 91 देखें, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनके संदर्भ में बताइए। देखिए 91 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, लेकिन गलतियां बहुत होती हैं इससे। मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप भूलेंगे नहीं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में कौन सा आ सकता है। हम लोग 2 तरह की कोशिका पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इन दोनों प्रकार की सेलों में ये समझना जरूरी होता है कि भाई ये किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि ये जो भैया प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये बैक्टीरिया में पाई जाती है, क्लियर है। जबकि यूकैरियोटिक जो है ये फंजाई में भी पाई जाती है, ये ह्यूमन्स में भी पाई जाती हैं, यानी हम और आप, एनिमल में भी पाई जाती हैं और प्लांट में भी पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर आप क्वेश्चन आए कि भैया हमारे अंदर कौन से प्रकार की सेल्स हैं, तो यूकैरियोटिक आपको आना चाहिए।
अब इन दोनों सेल्स की अलग अलग विशेषता हैं, इसी विशेषताओं के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें यार दो तीन बातें बिल्कुल कॉमन याद रखिए। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। हम लोग हमेशा केंद्रक और न्यूक्लियस ही क्यों पढ़ते हैं दोनों सेलों में? क्योंकि यार केंद्रक की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्रक के ही अंदर हम लोग डीएनए पढ़ते हैं, है ना, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक में तो ये अनुपस्थित है, तो मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख रहा हूँ। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है चूँकि, और न्यूक्लियस के ही अंदर भैया डीएनए है। डीएनए के अलावा और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये बाउंड भी रहते हैं मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं। और डीएनए भी किससे ढका हुआ है, या फिर किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। ये जो मैं डीएनए के अलावा ऑर्गेनेल्स लिखा हूँ, ये कौन से ऑर्गेनेल्स? हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो ना भाई, हम लोग ईपीआर पढ़ते हैं, है ना, एंडोप्लास्टिक जो रेटिकुलम होता है। जितने भी आप सेल्स के जो विशेषताएं पढ़ते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इन्हीं ऑर्गेनल, इन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, ठीक है, इन्हीं न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। जैसे शरीर के अंदर क्या क्या भैया, ब्लड सेल हम लोग अलग पढ़ते हैं, स्किन सेल हम लोग अलग पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी जो सेल हैं, ब्लड सेल हुआ, फिर स्किन सेल हुआ, या फिर और तमाम प्रकार की जो सेल्स हैं बॉडी में, वो है कौन सा प्रकार? ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो यही सबसे मेन फर्क है प्रोकैरियोटिक में कि भैया इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। क्लियर है? तो अब दूसरा प्रश्न ये आना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक जो हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इनमें भी तो डीएनए होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये किसके अंदर होता है? अगर डीएनए होगा तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर होगा, चूंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस है नहीं, तो फिर डीएनए किसके अंदर है? प्रोकैरियोटिक में एक अलग प्रकार का एलिमेंट है या फिर कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड है, ठीक है, न्यूक्लियोइड। इसके अंदर डीएनए होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ना होकर क्या होता है, न्यूक्लियोइड। चलो दो बातें पता चल गई, डीएनए के बारे में भी पता चल गया। तो डीएनए का हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, है ना। अब इसका डी प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, और यूकैरियोटिक में जो डीएनए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों को सीख लेते हैं। डीएनए में जो, सॉरी, प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है न्यूक्लियोइड के अंदर, इसका स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते हो? वैसे पढ़ते हो ना भाई, है ना, लीनियर पढ़ते हो। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है स्ट्रक्चर डीएनए का, तो सर्कुलर बोल देना, ठीक है, गोलाकार। और यूकैरियोटिक सेल का जो है, या फिर हमारे अंदर जो डीएनए है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लीनियर बोल देना। अब तीसरी बात पे आइए, यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमंस में भैया कितने क्रोमोसोम पढ़ते हो? हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अगर पेयर में बात करते हैं तो 23 पेयर पढ़ते हैं, 23 जोड़े पढ़ते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में भैया सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पे पेयर भी एक नहीं बन पा रहा, आधा पेयर है, एक क्रोमोसोम का मतलब आधा पेयर हो जाएगा ना इतने में। चलिए पहली बात पढ़िए, मैं इसको पहले रीच कर लूँ, पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। पहली बात है, इसमें प्रारंभिक एवं आवेशित ऊतक होता है। तो यार देखो, अभी तक स्ट्रक्चर से तो समझ में आता है कि यूकैरियोटिक जो है ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल है, क्योंकि इतनी दुनिया भर की चीज़ें हैं उसके अंदर। प्रोकैरियोटिक में इतना चीज़ें हैं नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। पहली बात लिखी, इसमें प्रारंभिक एवं आवेशित ऊतक होता है, बिल्कुल करेक्ट है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में, जो बैक्टीरिया में होता है। दूसरी बात है, इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, ये बात भी सही है। इसमें डीएनए गोलाकार एवं नग्न होता है, ये सीखा ना अभी, डीएनए होता किसके अंदर है, न्यूक्लियोइड के अंदर, ठीक है। और कैसा आकार होता है, गोलाकार, सर्कुलर, अभी पढ़ा हम लोगों ने। यूकैरियोटिक में लीनियर पढ़ा, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन में लिखा है, इसके कई गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें कई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये बात तो वहाँ गलत है। कितना पढ़े हो भैया गुणसूत्र? गुणसूत्र केवल एक पढ़े हो, है ना, केवल एक पढ़े हो, है ना, एक। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती, ये बात सही लिखी है इन्होंने यूकैरियोटिक के बारे में। समझ आया? असत्य पूछा था, डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। चलिए, प्रारंभिक भ्रूण में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड सेल्स। ये क्या है, एक मिनट कलर चेंज करना, ये क्या है, ब्लड सेल। और ब्लड सेल अभी क्या पढ़ा था आपने, कौन से प्रकार की सेल होती है, यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, और यहाँ पे दो तीन चीज़ें आप लोग नई सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि पहली साइट कौन सी होती है, पहला स्थान कौन सा है जहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, दूसरी साइट कौन सी होती है, और मेन साइट कौन सी होती है जहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। सबसे शुरुआती चरण तो यही है जीवन का, है ना, भ्रूण, यानी इम्ब्रो बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ना, इम्ब्रो। तो पहली साइट जो है जहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, योग सेक, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पे, योग सेक। ये पहली साइट है जहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, और यही साइट ऐसी है जो पोषण प्रदान करती है भ्रूण को,
ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे आइए, जब भ्रूण डेवलप हो जाता है ना, तो दूसरी साइड यानी फिर योग सैक का रोल खत्म हो जाता है यहाँ पे ब्लड सेल फॉर्मेशन का, फिर रोल किसका शुरू हो जाता है, लीवर का और स्प्लीन का। यहाँ पे फिर ये दूसरी साइड बन जाती है जहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। और जो मेन साइट है जहाँ पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल का मतलब वही आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ये मेन साइट कौन सी होती है, बोन मैरो, जो हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में पढ़ते रहते हैं। तो अस्थि मज्जा मत लगा देना, इसका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। बोन मैरो, इसलिए क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा है, प्रारंभिक भ्रूण का पूछा है, अस्थि मज्जा में नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है सारी चीज़ें। चलिए 93 देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच के इचिंग में किया जाता है, निक्षारण में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, सॉरी यार रोटेट कर गया, इचिंग शब्द लिखा ना, इसको ये वाली स्पेलिंग भी लिखते हैं, ठीक है। इचिंग, ग्लास इचिंग का मतलब होता है उस पर कोई पैटर्न बनाना, ठीक है, पैटर्न बनाना, गुड अपीयरेंस के लिए डिज़ाइन बनाना, पैटर्न बनाना, ये काम किया जाता है एसिडिक मीडियम में। और वो एसिड कौन सा यूज होता है जिससे इचिंग की जाती है, ये एसिड होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 94 देखें, निम्नलिखित में से कौन नोबेल तेल है। हर एक शब्द का मतलब समझना जरूरी है ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको भी। यहाँ पे स्पेलिंग लिखिए नोबेल की तो आपको समझ में आएगा, ये वाला नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल है ना, हम लोग इनको जानते हैं। नोबेल वाले यहाँ पे बोला जाता है टीएनजी को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, टीएनजी, जो डी ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको किस वजह से जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल साहब को, इसी वजह से, डायनामाइट से, डायनामाइट की खोज की थी भैया इन्होंने। चलिए 95 देखिए, दिल्ली सल्तनत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुतुब मीनार, सूफी संत, ये क्या लिखा है, इसको तो देखना पड़ेगा, इंग्लिश वाले में इतना डार्क है कि पढ़ ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, पूरा नाम नहीं दिख रहा, लास्ट वाला दिख रहा है, बख्तियार काकी के नाम से फेमस भी है, बख्तियार काकी को समर्पित थी। कुतुब मीनार सूफी संत बख्तियार काकी को समर्पित थी, सही है कि गलत है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, 1199 की बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, है ना, और इन्हीं को समर्पित है बख्तियार काकी को। पहली बात सही है। दूसरी बात है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई। दूसरी बात भी बिल्कुल करेक्ट है, चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी बिजली गिरने से, तो चौथी का भी निर्माण इन्हीं ने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। पांचवी मंजिल का भी निर्माण इन्हीं ने कराया था, दूसरी बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है, इल्तुतमिश को उसकी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दानी कहा गया है। इल्तुतमिश को नहीं कहा गया है, इन्हीं को कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तीसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, 102 सही है। चलिए कहाँ पहुँचे यार हम लोग। इल्तुतमिश ने तांबे का टंका और चांदी का जीतल प्रचलित करवाया था। अब देखो जल्दी जल्दी में पढ़ के गलत मत कर देना, टंका भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, और जीतल भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ में ध्यान ये रखना कि टंका जो है ये चांदी का था, ठीक है, और जीतल जो था ये तांबे का था। इन्होंने उल्टा करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, तो जल्दी पढ़ के गलत नहीं करना है आंसर, ठीक है। तांबे का टंका नहीं था, तांबे का क्या था, जीतल था। चलिए तो यहाँ पे पहली बात गलत हो गई, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ये बात सही है। दूसरी बात यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए 97, ये दिल्ली सल्तनत के ही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे डाले हैं। कथन में है, बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, तुर्कान चहलगानी है, इसकी स्थापना यानी इसको शुरुआत जो किया था वो इल्तुतमिश ने किया था, है ना, इल्तुतमिश ने। तो जब इल्तुतमिश बाबर में था तो उसने इसकी स्थापना कर ली, तुर्कान चहलगानी का। उस समय पे बलबन जो थे वो छोटे पद पे थे, तो वो मेंबर थे, ठीक है, बलबन क्या थे, मेंबर थे। लेकिन जैसे ही बलबन के पास पावर आई तो फिर इसने चहलगानी को कर दिया ख़त्म। क्लियर है, यानी मेंबर वो पहले था, जब पावर में आ गया तो उसने इस ग्रुप को, इस संगठन को ख़त्म कर दिया। तो कथन भी सही लिखा है और कारण भी सही लिखा है, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली क्या बात है, एक्सप्लेन की कोई बात नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग फैक्ट हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। चलिए 98 देखिए, कुछ विभाग हैं बहुत कॉमन से, प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ पढ़ के पगला गए होगे, इतना बार पढ़ लियो। ये दीवाने अमीर को ही याद आता है, क्योंकि यही कृषि का विभाग था, है ना, दीवान मतलब विभाग। और कृषि पर काम किसने किया था सबसे ज़्यादा, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिख रहा है, तो बी का तो हो जाएगा वन, बी का वन दो ऑप्शन में है, ये दोनों इनमें से कुछ सही होगा। मुस्तक राज था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। दीवाने आरिज ये बलबन का था,
ये बलबन का था। और दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक। 3142 करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाओं का काल अनुक्रम यहाँ पे व्यवस्थित करना है। सुल्तानगढ़ी का निर्माण, श्री फोर्ट का निर्माण और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तो आसान है यार, है ना। 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना। और सीरी फोर्ट का जो निर्माण कराया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पे जो सुल्तानगढ़ी लिखा है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश। सबका टाइम फ्रेम अगर आपको याद है तो आसान हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 डायनेस्टी ने काम किया। सबसे पहले कौन सा था? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी थी, है ना। उसके बाद फिर कौन सी डायनेस्टी आई थी बताइए? खिलजी आई थी, है ना। खिलजी के बाद कौन सा आया? तुगलक आए। तुगलक के बाद क्या आए थे? सैयद आए थे कि लोधी आए थे? वेरीफाई करके बताना। सैयद हैं, फिर लोधी हैं, यही है ना भाई, ऑर्डर तो यही है। जिसमें से हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि खिलजी वंश का जो कार्यकाल था वो सबसे कम था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो सबसे ज़्यादा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये सबसे पहले आ गए, स्लेव डायनेस्टी के थे ना ये तो। उसके बाद फिर इल्तुतमिश आए, है ना, ऐबक के बाद, तो ये दूसरे स्थान पर आ गए। तो ये दोनों तो एक ही डायनेस्टी के थे, खिलजी वंश उसके बाद आता है, तो ये तीसरे नंबर के हो गए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर वाला सबसे पहले है, फिर इल्तुतमिश है, और फिर सबसे लास्ट में खिलजी है। ठीक है, चलिए सोमा देखिए, खराज जो है गैर मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, बताइए। बिल्कुल ठीक है। सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत आने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे, ये बात भी सही है। अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए भाई, ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए खराज के बारे में, खालसा भूमि के भी बारे में। जजिया जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खराज भूमि कर था, कीवर्ड याद रखना। और जजिया जो था ये धार्मिक कर था। लिया किससे जाता था? लेवीट, ये किससे किया जाता था? गैर मुसलमानों से। यहाँ पे तीनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। और एक टैक्स और हुआ करता था जो मुसलमानों से लिया जाता था, उसका नाम था जकात, ठीक है। जकात के बारे में यहाँ पे गैर मुसलमान नहीं है, यहाँ पे मुसलमान है, ये मुसलमानों से लिया जाता था। चलिए 101 देखिए। 101, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिकंदर लोदी नाम जो है इससे पता चल रहा है कि किस डायनेस्टी से थे, लोदी डायनेस्टी से थे। दिल्ली सल्तनत की हम लोग बात कर रहे हैं, 5 डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद फिर सैयद डायनेस्टी, फिर सबसे लास्ट में दिल्ली सल्तनत की जो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोदी, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जो एक जनरल सा फैक्ट है ये है कि इसने आगरा नामक एक शहर बसाया था, है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी चीज है गुलरुखी, ये गुलरुखी आपको जो उपनाम दिख रहा है, इस नाम से ये कविताएं लिखता था। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कभी कभी भाषा पूछता है, तो गुलरुखी का संबंध किनसे था? सिकंदर लोदी से। और साथ में भाषा भी याद रखें, फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था, ठीक है। और गज ए सिकंदरी भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, गज ए सिकंदरी, ये क्या था? ये पैमाना था, ये मेजरमेंट का पैमाना हुआ करता था। अब यहाँ पे जल्दी से कर लीजिए स्टेटमेंट में, 1504 ईस्वी में उसने जो यहाँ पे, हाँ ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ साथ में, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत अगर संभव हो तो दिख जाए। 1504 ईस्वी में उसने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाए, ठीक है। वह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, ये बात भी ठीक है। एक पैमाने का नाम लिखा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसलिए यहाँ पे पहले लिख दिया था ताकि दिख जाए। गजी सिकंदरी को यहाँ पे आरंभ किया था, इसी के द्वारा किया गया था, सिकंदर लोदी के नाम से। एक एक विशेषता और है इनके बारे में, ये जो फ्री में भोजन हुआ करता था, गरीबों को फ्री में भोजन कराने की जो व्यवस्था थी इसने कराई थी, ठीक है। तो अगर लोधी वंश में 4 शासकों के नाम लिखा रहे और इस तरह की विशेषताएं अगर पूछ ले तो कर लीजिएगा, यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। देखें 102 देखें, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यूपी से है, उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर, तान्या जायसवाल, इनको अगस्त 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। इनको मिला है नेशनल एक्सीलेंस है ना, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक। इनका नाम याद रखना है, किस जगह से बिलोंग कर रही है ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की तान्या जायसवाल, जिनको अभी हाल ही में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है,
ये किस शहर से बिलोंग करती हैं, किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो फिर वो आपको जगह ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए 103 देखें। 103 में पूछा है कि भारत के प्रथम अनाज एटीएम के संदर्भ में बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अनाज एटीएम, सबसे पहली बात उड़ीसा सरकार ने ये काम किया भाई, उड़ीसा सरकार ने। और किसके साथ? ज्वाइंट वेंचर में है ये स्कीम, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा सरकार और यूएन का एक ऑर्गन है, एक संस्था है जिसका नाम है, हम लोग पढ़ते हैं, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व खाद्य जो संस्था है या फिर कार्यक्रम है। देखिए पहली बात है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, उड़ीसा सरकार और WFO के ज्वाइंट वेंचर में इस एटीएम को खोला गया। पहली बात सही है। इसका आधिकारिक नाम अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है। दूसरी बात भी सही है। यह यूएन और भारत सरकार की संयुक्त पहल पर स्थापित किया गया है। देखो यहाँ पे भारत सरकार लिखा है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे उड़ीसा सरकार होना चाहिए। ठीक है, उड़ीसा सरकार। तीसरी बात यहाँ पे गलत हो गई। यह लाभार्थियों को 7 दिन 24 घंटे खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा। 1, 2 और 4 पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। अनाज एटीएम के बारे में ध्यान रखना, एक छोटा सा क्वेश्चन ही बना देगा कि किस राज्य में यहाँ पे ये स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा भुवनेश्वर याद रखें। तीसरा पॉइंट निकाल दीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखें 104 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में PDF रिवाइज करते रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स की जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, इसको तो वैसे 2024 प्री का हुआ था पेपर, उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। मास्टर PDF मैंने टेलीग्राम पे दिया था, तो मास्टर PDF में आपको सब मिल जाएगा। हाँ बट वो अक्टूबर ही तक है ना। अक्टूबर से जो PDF है करंट की, ये तो पेड ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही है, तो इसको देख लीजिएगा, नंबर लगा दूंगा, अगर मन करे तो परचेज कर लीजिएगा। बहुत हेल्प करती हैं, GS भी साथ में सीखते हैं करंट अफेयर्स के। पेरिस ओलंपिक 2024 में अंपायरिंग करने वाले भारत के सबसे युवा मुक्केबाज रेफरी कौन है? इनका नाम है के साई अशोक। ठीक है, के साई अशोक, सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ठीक है, जो दिख नहीं रहा ना, मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है क्या? ये डिफेंस का क्वेश्चन है। गौरव लिखा है, नागास्त्र लिखा है, अग्निबाण लिखा है, हेलिना लिखा है। हेलिना तो बहुत आसान है, करंट में हम लोग पढ़ते रहते हैं। गौरव के नाम से ये जो आपको दिख रहा है ग्लाइडेड बम, इसको भी PDF में कवर कराया गया। सारी चीज़ें PDF में कवर होती हैं। ये क्या था गौरव, क्या था? ये ग्लाइड बम था। ठीक है, ग्लाइड बम था। ये का हो जाएगा 4। नागास्त्र वन, ये जो है नागास्त्र वन क्या है भैया? ये तो आत्मघाती ड्रोन है, तो ये 3 हो जाएगा। अग्निबाण क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अग्निबाण का 1 हो जाएगा। और हेलिना क्या है? ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बताइएगा भारत की है कि किसी दूसरे देश की है, इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 2। कॉम्बिनेशन क्या बना? 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत PDF में कवर है। इसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था समुद्र प्रताप। ठीक है, समुद्र प्रताप। देखिए 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन, ये अभी वर्किंग है कि नहीं है, ऑपरेशन में है कि इन ऑपरेशन में है, बताइएगा कमेंट करके। ये इसलिए पूछता हूँ आप लोगों से क्योंकि पता भी तो चले, है ना, आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं। क्वाड में कितने मेंबर कंट्री हैं? 4 पढ़ते हैं ना हम लोग। इंडिया पढ़ते हैं, USA पढ़ते हैं, इसके बाद जापान पढ़ते हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, चतुर्भुज, इसी का नाम है क्वाड। ये मीटिंग जो हुई ना 2024 की, ये डोला बेयर में हुई है। डोला बेयर, डोला बेयर कहाँ है? USA में ही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 108 देखें, यदि परफेक्ट का कूट ये लिखा हुआ है तो उसी कूट में ब्राउन क्या लिखा जाएगा? ये तो बहुत आसान से प्रश्न होते हैं। ABCD लिखिए और देख लीजिए क्या यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, परफेक्ट से ये बनाना है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आसान हो जाए थोड़ा। P से R देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। P कहाँ पे? P को मैंने मार्क किया यहाँ पे। ठीक है, R पे जाइए, R ये है, यानी +2 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, +2 लिख लिया। E के बाद यहाँ पे G देखिए, E एरा G एरा, यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है +2, यही हुआ ना। अब तीसरा देखिए, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ ताकि जगह रहे। R के बाद U देखिए, तो R तो ऑलरेडी हम लोगों ने मार्क किया है, मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। R के बाद U। अब यहाँ पे देखो +2 ना हो गया, +3 हो गया, है ना। R से U में जो कॉम्बिनेशन बना है वो +3 का हो गया। अब F से I का देख लीजिए, F A रहा और I रहा ये, यहाँ पे भी +3 का रहा हिसाब। ठीक है, +3 लिख दिया। E के बाद H क्या है?
तो ई भैया ए रहा और एच रहा ई ए, यानी +3 यहाँ पे भी है, +3 यहाँ पे भी है। सी से अब देखिए यहाँ पे भी +3 है। टी से डब्ल्यू देखिए ये भी यहाँ पे +3 है। यहाँ की यानी कि 2 शब्द जो है, यानी 2 लेटर जो है शुरुआत के +2 का कॉम्बिनेशन है, इसके बाद +3 का कॉम्बिनेशन है। तो बना लीजिए जल्दी से, ब्राउन का बताना है, ठीक है, ब्राउन का बताना है। तो पहले 2 कॉम्बिनेशन +2 लगा दीजिए। डी के बाद +2 क्या आएगा, डी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। आर के बाद +2 के बाद क्या आएगा, आर के बाद +2 आएगा, टी, तो यहाँ पे टी आ गया। अब +2 वाला कॉम्बिनेशन खत्म, अब हमें +3 देखना है, तो ओ के बाद +3 देख लीजिए। ओ कहाँ रहा, ओ ये रहा, +3 आ जाएगा आर, यही हुआ ना। ओ की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आर, तो डी टी आर देख लीजिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा हो तो। डी टी आर डी ऑप्शन में दिख रहा है ना, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डी टी से ही मिल जाता, बाकी आगे मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव करना है। 2 से ही जब समझ में आ जा रहा तो ठीक है। चलिए 109 देखिए, 109 में देखिए सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। यहाँ पे भैया प्राइम नंबर पूछ रहे हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन जानते हैं ना, प्राइम नंबर कौन होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कम से कम 2 फैक्टर हों, पहली कंडीशन। और दूसरा जो डिविजिबल होते हैं 1 से, जो डिविजिबल होते हैं 1 से और खुद से, समझ में आया? ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके किसी संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसलिए सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 के फैक्टर भी 2 हो जाते हैं, 1 और 2, 2 फैक्टर भी हैं। और 1 से डिवाइड कीजिए और ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर प्रश्न माइंड में अगर आ रहा हो कि भैया 1 जो है इसको प्राइम नंबर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये जो डिजिट है 1, ये प्राइम नंबर की जो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कंडीशंस हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 नहीं है ना, फैक्टर 2 इसके है ही नहीं है, एक ही फैक्टर है जो खुद ही है वो। अब जैसे दूसरी कंडीशन तो आपको लग रहा होगा ये सेटिस्फाई हो रही है कि वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए और खुद से होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है 1, लेकिन ये जो 2 फैक्टर वाली जो कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। सबसे छोटा नंबर जो है प्राइम नंबर, इसलिए 1 ना होके 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। 110 देखें, एक टेस्ट में 6 स्टूडेंट्स हैं, इनके द्वारा कुछ मार्क्स अटेन किए जाते हैं, 12, 25, 18, 18, 20, 22, टोटल नंबर कितने हैं विद्यार्थियों की, 6 लोग हैं, ठीक है। अलग अलग नंबर पाए हैं सब लोग। विद्यार्थियों की संख्या जिनके अंक औसत से अधिक हों, बता दीजिए, पहले औसत निकालना पड़ेगा ना। औसत के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, और डिवाइड कितने से करेंगे, जितने नंबर हैं, ये हो जाएगा एवरेज, इसे बोलते हैं औसत। चलिए जोड़ना शुरू कीजिए। 12 और 25 कितना होता है, 37 होता है। 18 और 18 36 हो गया। 20 और 22 42 हो गया, डिवाइड बाई 6। एक स्टेप और जोड़ लेते हैं हम लोग। 37 और 36, 36 दूनी होता है 72 और 1 73, है ना। 73 और 42 जोड़ना है, 73 और 42, ये हुआ ना 115। 115 डिवाइड बाई 6, तो 6 एकम 6 हो गया, 5 बचा, 5 से 55 हो गया, और 6 नारे 54, यानी 19 पॉइंट कुछ हरा ना एवरेज। तो 19 पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए नंबर कौन कौन से बड़े हैं। एक 25 हो गया, एक 20 हो गया, एक 22 हो गया, जो एवरेज से ज़्यादा है। 19 से ज़्यादा देख लीजिए किसके मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए 111 कीजिए। यहाँ पे ये तो विजिबल हो रहा होगा ये चीज़, एक सेकंड, ये विजिबल है, ये विजिबल है। यहाँ पे जो लिखा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी 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 सी लिखा है, ठीक है। और ये जो चौथा ऑप्शन लिखा है यहाँ पे लिखा है सी डी डी सी। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या तरीका आप लोगों को बताया, आप ऑप्शन से ही पुट करा के देख लीजिए एक एक करके, ठीक है। आपको वो चेन समझ में आ जाएगी। अब जैसे आप शुरुआत करेंगे तो पहले ही ऑप्शन से करेंगे, कोई बात नहीं, आपका 30 सेकंड यहाँ पे खर्च हो जाएगा। दूसरा जो है ऑप्शन, इसको मैं डायरेक्ट रख के देखता हूँ क्योंकि उत्तर यही है, तो हम लोग दोनों से ही कर लेते हैं। पहले पहला ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में पहले की जगह सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और लास्ट में डी आ जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे कुछ चेन समझ में आ रही है क्या आपको, डी सी सी, डी डी सी डी, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो ऑर्डर है इरेगुलर बन रहा है। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरा ऑप्शन में डी 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 सी, यहाँ पे डी रखा, ठीक है, फिर यहाँ पे डी रखा, दोबारा लिख दे रहा हूँ, डी डी, तीसरे में भी डी, और लास्ट में सी। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है। तो अगर पहले 3 लेटर को लिखें तो डी डी सी बन रहा है। इसके बाद फिर आगे लेटर अगर लिखते हैं
तो ये चीज़ बन रहा है। फिर आगे लिखते हैं तो एक डी और बढ़ जा रहा है और सी भी बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है अब आप पहले से दूसरे को देखिए, पहले से दूसरे में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 डी थे, आगे वाला जो नंबर है यहाँ पे जो पैटर्न है वहाँ पे एक डी बढ़ गया, और जो सी है ये वाला आगे भी एक सी बढ़ गया। फिर इसके बाद ये वाला देखिए तो फिर एक डी बढ़ गया, फिर एक सी बढ़ गया, यानी ये एक सीक्वेंस बन रहा है प्रॉपर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 112 देखिए क्या पूछ रहे हैं इसमें। देखिए x1 x2 तथा x3 का औसत जो है वो 14 है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x1 x2 और x3 का औसत कितना है, ये 14 है। ठीक है, यही फिर बोल रहे हैं x1 और x2, यहाँ पे जो लिखा है मैं पढ़ दे रहा हूँ, x1 और x2 का जो योग है, ठीक है, x1 और x2 का जो योग है, x1 और x2 का योग का दुगना 30 है। इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 15 होगा, तभी तो दुगना 30 है, यही ना मतलब हुआ। अब यहाँ से आप x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए 14 में, 42 हो जाएगा। 42 ये क्या हो गया, तीनों का योग हो गया, ये अब रेशियो में पता चल गया। और एक चीज़ यहाँ से पता है x1 प्लस x2 15 है, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी ना, 15 घटा दीजिए इसमें से, x3 से 15 घटा दीजिए, यानी 42 से 15 घटाइए तो ये कितना बचता है, ये बचता है, लास्ट में 7 आना चाहिए, है ना, 27। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कितना क्या आएगा। 3 और 2 कितना होता है, 5। और 5वें नंबर पे अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे तो कौन आता है, 5वें नंबर पर ई आता है, बिल्कुल सही है। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, और 9 नंबर पे आई आता है, ये भी करेक्ट है। 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है, 17वें नंबर पर क्यू आता है, ये भी सही है। 6 और 7 कितना होता है, 13, 13 नंबर पर क्या आएगा, 13 नंबर पर एम आता है। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 1/4 से अधिक है, 1/4 से अधिक बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। 1/25 तो बहुत छोटा है ना, जितनी बड़ी संख्या से भाग दोगे उतना छोटी वैल्यू आएगी, तो 1/25 तो बहुत छोटी है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में हम वर्गमूल 1/4 है, इसका मतलब 1/2 होता है। 1/2 का मतलब आधा हुआ ना भाई, और 1/4 जो है ये तो आधे का भी आधा है, तो आधा बड़ा हुआ, है ना, 1/4 से बड़ा हुआ ना आधा, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। बाकी दोनों को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक सीरीज है, श्रेणी है, बहुत आसान सा है। 11 है, 121 है, 13 31 है, तो 11 गुणा 11 करते हैं तो 121 आ जाता है। फिर 121 में 11 से गुणा करेंगे तो 13 31 आ जाएगा। 13 31 में फिर 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 14641। ठीक है, गुणा करते रहना, वो दिख जाएगा आपको। 116 देखिए, सुचित्रा, देखो यहाँ पे 5-6 लोग होंगे और हाइट ऑर्डर यहाँ पे पूछा जाता है। सुचित्रा है, पुष्पा है, मालती हैं, गीता है और बिजी है। ठीक है, कितने लोग हैं, 5 लोग हो गए ना। चलिए अब पढ़ते हैं सवाल। सुचित्रा पुष्पा से लंबी है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं सुचित्रा हो गई, ये पुष्पा से लंबी है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, लेकिन मालती से छोटी है, तो मालती से छोटी कर दीजिए, इसका मतलब है मालती अभी तक सबसे बड़ी होंगी। अब इसके आगे लिखा है गीता जो है वो बिजी से छोटी है। अब यहाँ पे देखो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बिजी जो है पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, इसका मतलब है कि पुष्पा बड़ी है बिजी से, यही मतलब हुआ। अब इस लाइन पर आ जाइए जो हम लोगों ने थोड़ा सा पेंडिंग डाल दिया था, गीता बिजी से छोटी है, यानी बिजी बड़ी हो गई गीता से, तो ये सीक्वेंस बैठा है। अभी क्या पूछ रहे हैं, सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य में कौन होगा, मध्य में पी है। ठीक, मध्य में पी है, पी मतलब पुष्पा, सी ऑप्शन में पुष्पा लिखा है। चलिए 117 देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो यार कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं ना, पुराने टेस्ट में भी कर चुके हैं, शायद टेस्ट नंबर 2 में था या 3 में था, तो ये चूंकि हो चुका है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा हो तो पुरानी टेस्ट सीरीज जरूर देखें, पुरानी का मतलब कम से कम जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है फेज 4 वाला, इनको देखते रहें ताकि पूरा कवर हो सके। चलिए 118 देखिए, यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती हो तो महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा। देखिए 118 क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती हो, 7th जो डेट है ना वो रविवार के 2 दिन पहले पड़ रही है,
यानी ये 7 तारीख हो गई, ठीक है। ये 7 तारीख कब आ रही है? रविवार के 2 दिन, यानी नमा दिन जो है, नमा दिन यहाँ पे संडे है, यही ना मतलब हुआ इसका। तो ये कह रहे हैं तो महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा, यानी 28वां दिन ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। क्लियर? तो हमें पता है 9 तारीख को संडे है। 9 तारीख के बाद यदि एक हफ्ता जोड़ते हैं, एक सप्ताह अगर जोड़ते हैं तो फिर से संडे आ जाता है ना। तो 9 के बाद अगला वीक कब पड़ेगा, अगले संडे कब पड़ेगा? ये 16 तारीख को पड़ेगा, है ना। 16 को भी संडे है, फिर 16 के बाद 23 को संडे पड़ेगा, है ना। और इसके बाद कब संडे पड़ेगा? 29 तारीख को। बताना कौन सा है? 28वां दिन। तो 29 तारीख को संडे है, तो एक दिन पहले क्या होगा? सैटरडे होगा ना, शनिवार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 119 देखिए। ए जो है बी से 5 वर्ष छोटा है और बी की आयु सी की 3 गुनी है। तो यहाँ पे देखो 3 लोग दिख रहे हैं हमें, ए बी सी दिख रहे हैं। सी की आयु की 3 गुनी है बी की आयु, तो सी की हमने कुछ मान लेते हैं। सी की आयु मान लीजिए एक्स है, तो बी की आयु क्या होगी? सी की 3 गुनी है, तो ये 3x हो गया। अब ये बोल रहे हैं सी की आयु 4 वर्ष पूर्व 10 थी, वर्तमान आयु सी की एक्स है। 4 वर्ष पहले ये आयु बोल रहे हैं 10 थी, ठीक है। तो वर्तमान आयु 14 हो गई ना। तो वर्तमान आयु 14 हो गई ना, तो यहाँ जब एक्स की वैल्यू आ गई तो यहाँ से बी की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की एज भी आ जाएगी। 14 दूनी 28, 14 ती 42, बी की आयु है 42 वर्ष। और ये कह रहे हैं ए बी से 5 वर्ष छोटा है, तो बी अगर 42 है तो ए कितना हुआ भाई? 37 साल का हुआ। चलिए तीनों की आयु पता चल गई। अब कह रहे हैं तो ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी? वर्तमान आयु 37 है, 6 वर्ष बाद 6 वर्ष जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 43, है ना। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 6 साल बाद? बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 120 देखें। एक सीरीज है एक्स और वाई का, आपको यहाँ पे मान बताना है, वैल्यू बतानी है। 1 से 3 हुआ, 3 से 7 हुआ, 7 से यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है, फिर 31 है, फिर वाई की जगह क्या होगा। तो देखो जंपिंग हो रही है, यहाँ पे +2 जंप हुआ, यहाँ पे +4 जंप हुआ। तो 2 4 ये तो मुझे लग रहा है वर्ग वर्ग से यहाँ पे जोड़ते जाइए, है ना। पहले 2 जोड़ा, 2 की पावर 1 जोड़ा, फिर 2 की पावर 2 जोड़ा, फिर 2 की पावर 3 जोड़ देते हैं, अगला टर्म बन जाएगा। तो 2 की पावर 3 होता है 8, और इसमें 7 जोड़ना है, तो ये हो गया 15, है ना। एक्स की जगह क्या क्या आ गया? 15। अब 15 से 31 बनाना है, और जो हमारा लॉजिक लग रहा है वो ए वाला लग रहा है, स्क्वायर करना है। तो अगला टर्म 2 की पावर 4 से बनेगा, 2 की पावर 4 होता है 16, और इसमें 15 जोड़ना है, 31 आना चाहिए, बिल्कुल 31 आया, इसका मतलब सही है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे +3 लिख दिया, ये मतलब 2 की पावर क्यूब थी, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर 4 हुआ, यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 होता है 32, 31 पहले से बैठा है, इसमें 32 जोड़ दीजिए तो वही बाई की वैल्यू हो जाएगी। 31 से 32 होता है 63, एक्स की जगह 15 आ गया, बाई की जगह 63 आ गया। डी ऑप्शन ठीक है। चलिए 121 देखें। जून 2024 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इसके आंसर है डॉक्टर के राधाकृष्णन, ठीक है, के राधाकृष्णन। 122 है। मई 2024 में यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार, ये संस्था याद रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर जो है कहाँ पे है? यूके में। एक प्रश्न तो ये बन जाता है। इसने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की होगी। 2023 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? करंट पीडीएफ में कवर कराए भाई, है ना। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है जापान। जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा देश बन गया सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। 23 मई 2024 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी कौन करता है? ये जल्दी कर। अच्छा भाई क्वेश्चन ही पूछा है। ये सब तो नॉर्मल फैक्ट है ना, जो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं करंट में। और साथ में आपको मैंने ये भी बार बार बोला है कि पर्यटन को सोच के यूनाइटेड नेशन, ये जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको नहीं लगा देना, ठीक है। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नहीं लगा देना। ये किसकी रिपोर्ट होती है? WEF के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अभी मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग अभी जो हुई है 2025 में, बताइए कहाँ पे हुई है। और WEF की जो भी सारी रिपोर्ट्स हैं हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो भारत का इसमें 29वां स्थान है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। पूछा इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? WEF, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है।
चलिए 124 यहाँ पे पूछा गया बिलू रेजिडेंस वीज़ा। देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे इन्होंने डाले हैं करंट के। बिलू रेजिडेंस वीज़ा इसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, ये जो वीज़ा है ये लॉन्च किया गया यूएई के द्वारा, ठीक है, यूएई के द्वारा। यहाँ पे ये यूरोपियन संघ लिख रहे हैं, ईयू लिख रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूएई के द्वारा इसकी घोषणा की गई इस कार्यक्रम की। पहली बात यहाँ पे गलत हो गई। इस वीज़ा कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, सक्रियता, प्रौद्योगिकी समाधान में वैश्विक नेताओं को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। और जो इसका टेन्योर है वीज़ा की जो टाइम लिमिट है वो 10 साल है, ठीक। दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, एक को छोड़ के। आइए यहाँ पे मई 2024 में तीसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? करेक्ट आंसर है अबू धाबी, यूएई, ठीक है। चलिए मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ये देखो करंट अफेयर्स ना मई और जून के है ना इस मंथ की पीडीएफ, ये सॉरी इस वाले टेस्ट सीरीज में, इस वाले टेस्ट में। अगला टेस्ट जो रहेगा उसमें 2 महीने का और आगे खिसक जाएगा। इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कवर कराया है पीडीएफ में करंट में। भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था सुहृदय लोक लोचन भी पढ़ा था, है ना, सुहृदय लोक लोचन भी पढ़ा था, पंचतंत्र भी पढ़ा था और रामचरित मानस भी पढ़ा था। भगवत गीता का वो नहीं था, ठीक है, इसमें भगवत गीता यहाँ पे शामिल नहीं थी। 3 जो हमारे पांडुलिपियाँ हैं वो हैं रामचरित मानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोचन। तीनों के राइटर तो आपको पता ही होगा। रामचरित मानस आप जानते हैं, पंचतंत्र को भी जानते हैं। इसका कमेंट करके बताइए। मैंने अलग से आपको बोला था कि इसके राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा में पूछा भी गया अभी हाल ही में, ठीक है। ये बताइए, तो यहाँ पे जो नहीं था वो बताना था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा लिखा हुआ है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? आयोजन किया गया वियना में, ठीक है। कैपिटल कहाँ की है? वियना, बताएंगे? ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रिया की। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। 128 किस देश के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने हेतु प्री फायर नामक एक लघु जलवायु उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। मई 128 मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया? बहुत सही, ये तो बड़ा अच्छा इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना। ये किया है भैया जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी। निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका को उनके द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस ऑलरेडी कवर्ड है के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है जेनी एरपनबैक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उनको मिला है 2024 का। ये देखिए किस भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो महिलाओं वाली बात है भाई, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है शबाना आजमी, शबाना आजमी। किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसे बोल रहे हैं CSTO, जिसका मतलब है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल ही में विड्रॉ किया है आर्मेनिया ने, ठीक है। मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मेनिया। देखिए 133, देखो सारे करंट अफेयर्स जो है ना, कुछ भी छूटा नहीं है। हम लोग जो कवर करते हैं करंट अफेयर्स है ना। एक गठबंधन की शुरुआत की गई है, बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन के सदस्य देश पूछा गया है। ये जो 5 आपको मेंबर दिख रहे हैं ना, इनको रट लेना है बिल्कुल। भारत, USA, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन। इसकी पहली मीटिंग अभी USA में हुई है, ठीक है, क्योंकि गठबंधन ही अभी 2024 में बना है, 2024 में, ये जून 2024 में। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसको डबल स्टार मार्क कीजिए। यहाँ पे एयरलाइंस का डेटा पूछा गया है, OAG डेटा के अनुसार। ये सब नहीं आपको पढ़ना है, क्वेश्चन जो मेन है ये है कि किन 2 देशों को पीछे छोड़कर भारत घरेलू एयरलाइंस बाजार के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया? तो किन 2 देशों को पीछे छोड़ा है ये आपको बताना है। यहाँ पे ब्राज़ील और इंडोनेशिया, ठीक है, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। देखिए 135 नमे T20 क्रिकेट विश्व कप के संबंध में बताइए। ये तो कर ही लेंगे। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? ब्रिजटाउन में हुआ, कैपिटल है बारबाडोस की, कैपिटल ही है ना, वेरीफाई करके बताना थोड़ा, क्योंकि कैपिटल भी पूछा जाता है परीक्षा में तो।
और बारबाडोस को भी मार्च 2025 करंट पीटीए में भी कवर किया है, कुछ न्यूज़ में था इसके बारे में, इस देश के बारे में। और जसप्रीत बुमराह जो हैं इनको मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोनों बातें ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखें 136, यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा 2024 के लिए विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 कंपनियों की सूची में 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है? कबाड़ है ऑलरेडी। इसमें टॉप 3 जो हैं, एक आरआईएल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा टाटा ग्रुप है, तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ये नहीं है, ठीक है, इसको हटा देना। BCD है, सम्मिलित नहीं पूछा था ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पे पूछा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में जानते हैं? डिफेंस की कंपनी है, ठीक है, शिप बनाती है, डिफेंस शिप बनाती है। इससे प्रश्न पूछने का मतलब है कि इसको अभी नवरत्न का दर्जा मिला है, ठीक है, पहली बात यही लिखी है। और ये नवरत्न का दर्जा 18वां है, 18वीं नवरत्न कंपनी है। दोनों बातें ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए, मई 2024 में भारत एवं किस देश की संयुक्त सेनाओं के मध्य, सीधा एक्सरसाइज देखिए, अभ्यास शक्ति 2023-24 का आयोजन उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ। इसको हम लोगों ने मास्टर पीडीएम में किया था, PCS प्री से पहले, है ना। तो ये जो एक्सरसाइज है शक्ति के नाम से, कहाँ किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ होती है, ए ऑप्शन ठीक है। 139, मिलाइए, इनको मिलाइए, जो सम्मिलित नहीं है उसको देखना है। थियो जेम्स करके एक व्यक्ति है, ये सद्भावना दूत UNSCR है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये सही मैच है भैया, पहली बात बिल्कुल करेक्ट है। पीटर पेलेग्रिनी जो है ये राष्ट्रपति हैं स्लोवाकिया की, ये भी ठीक है। ये महिला है कि पुरुष हैं? ये महिला है कि पुरुष है, मेल है फीमेल है? थोड़ा सा देखिए, गूगल पर देखिए, मार्क रूटे आसान है। ये जनरल सेक्रेटरी है नाटो के। नाटो में कितने मेंबर हैं जल्दी से बताइए, और रिसेंट मेंबर बताइए, रिसेंट मेंबर बताइए, कई बार डिस्कस हो चुका है। इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये भारत से बिलोंग कर रही हैं। प्रथम महिला मुख्य सचिव तो हैं लेकिन गोवा की नहीं है, महाराष्ट्र की हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत था, गलत बताना था, डी ऑप्शन ठीक है। 140 देखिए, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 का समग्र विजेता किसे घोषित किया गया? ये किया गया संजय ठाकुर साहब को, ठीक है, संजय ठाकुर साहब को। तो ये टेस्ट नंबर 4 हो गया। मिलेंगे टेस्ट नंबर 5 में, मिलते हैं फिर, ठीक है।